इस 10 के दमदार ट्रेड्स में विरूर में हैं आपके साथ, और हमारे साथ मानस जायसवाल और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। आशीष कयाल और सचिन गुप्ता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ, और इसके बाद मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी से। टेक्नो फंडा नज़रिया के लिए हम जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस समय आज के मार्केट एक्शन के साथ। निफ्टी अब 260 पॉइंट ऊपर है 24,225 पर। बैंक निफ्टी 650 पॉइंट ऊपर, मिड कैप भी 650 पॉइंट ऊपर। दोनों इंडेक्स 1% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन 4.5:1 का, यहाँ 4.5:1। शानदार मूव। आज का हीरो फिर से एक बार कल्याण ज्वेलर्स 7.5% ऊपर, पेटीएम 4.5% ऊपर, नाल्को, सीडीएसएल, बंधन बैंक, जियो, अदानी ग्रीन, आरबीएनएल, टाटा एलेक्सी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर शानदार मोमेंटम इस समय आपको बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। सेल एक और स्टॉक है जहां बढ़िया तेज़ी है। नीचे क्या है, औरोबिंदो फार्मा। आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी औरोबिंदो पर, थोड़ी नेगेटिव 2% नीचे। केन्सटेक जो बैन में आया, यहाँ पर थोड़ी गिरावट है 1.5% की। भारती एयरटेल, बीएससी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज थोड़ी सी गिरावट है। वीरो जी, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी, आपने समझी। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। मार्केट से डे हाई, निफ्टी इज एट डे हाई। ट्रेड्स पिक करते हैं। पहले हमारे साथ मानस जी और आशीष जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। आशीष कयाल और साथ ही साथ सचिन गुप्ता फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू और सभी दर्शकों को भी। देखिए, पहला जो ट्रेड होगा वो है ग्रासिम पे। काफी समय के बाद में इसने एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, 52 वीक्स हाई पे चल रहा है और मोमेंटम अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रासिम पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 3,400 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर 3,140 का। और दूसरा जो ट्रेड है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। हम रियल एस्टेट में पिछले काफी दिनों से ही मोमेंटम देख रहे हैं, और गोदरेज प्रॉपर्टीज 2 दिन कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की ओर। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है 2190 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 2020 का। ओके, चलिए ये होगी आशीष जी के पिक। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो पिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, और बाकी सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो अनंत राज पे रहेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं रियलिटी सेक्टर्स में ओवरऑल अच्छा मोमेंटम है। पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आए। साथ साथ में गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो स्टॉक के अंदर बना हुआ है। आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है। मुझे लगता है कमिंग डेज में भी स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। अनंत राज करंट मार्केट प्राइस जो कि 585 के आसपास चल रहा है, यहाँ से बाय करने की सलाह होगी। 568 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 620 तक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक जो है उसका नाम है टीडी पावर सिस्टम। ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइक स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बनी हुई है। डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर जो है वो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। बाकी कल के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम बात करें तो 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से एग्जैक्टली सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक में एक डोजी फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए, और आज एक गैप अप ओपनिंग स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होती हुई दिखी है। मुझे लगता है इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बेस अभी के लिए बन गया है। अब फर्दर अपसाइड मोमेंटम वापस कंटिन्यू करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। सो टीडी पावर सिस्टम में बाय करने की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस जो 1135-37 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 1090 का, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1230 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, टीडी पावर 1140 पे आपका बाय कॉल। आशीष बहेती जी, आपके दो ट्रेड्स। जी, जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो एयू बैंक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक रहा है और प्राइवेट सेक्टर में, और जिस हिसाब से वापस इसमें मोमेंटम बना हुआ काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो 1050 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 1090 और 1120 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो एचडीएफसी एएमसी का। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो 2730 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है एचडीएफसी में। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 2830 और 2900 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते। ओके, चलिए ये हो गई आशीष बहेती जी की ट्रेड। मानस जी, आपकी दो ट्रेड्स। तो अनुज जी, पहला ट्रेड है जेएसडब्ल्यू स्टील पे, जहां पर स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। कुछ मिनटों पहले अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया और प्राइस ब्रेकआउट है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1234 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1234 का, और 1295 1295 के टारगेट सेट करने हैं। दूसरा स्टॉक टाटा एलेक्सी है, जहां पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बटन पे कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 3650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 3900 के टारगेट सेट करेंगे।
क्योंकि टाटा एलेक्सी पे भी अनुज ने पॉइंट आउट की थी बात, बहुत ही शानदार स्पॉटिंग थी वो। अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, मैंने ऑटो में मारुति का जिक्र किया था, हुंडई मोटर्स ये भी लोअर ट्रेजेक्ट्री से अच्छा चलता हुआ। एक बार थोड़ा सा रखिएगा, मैं जस्ट देख रहा हूँ कंटेनर कॉर्प, ये वो सारे वो ट्रेड्स हैं, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, कंटेनर कॉर्प हो, जो लोअर ट्रेजेक्ट्री से ऊपर निकल रहे हैं। पर इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि एक स्मार्ट मूवर मैं यहाँ पे विटनेस कर रहा हूँ स्क्रीन पे, दैट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आशीष ख्याल जी, ये क्लासिकल जिसे कहते हैं ना आप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसको पढ़ाना हो ये दिखा दीजिए चार्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इवन द वॉल्यूम इन द सेकंड होल्डर जिसे बोलते हैं ना, वो भी विजिबल है। क्या खूबसूरती से, है ना? राय क्या है आपकी यहाँ पर? बिल्कुल देखिए, और ये जो पूरा पूरा पैटर्न बना है बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। इसका अगर ब्रेकआउट आएगा ना वीरो, तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम पकड़ेगा ये स्टॉक। और ये ओवरऑल देखेंगे तो अपना लीडरशिप पोजीशन बना रखा है बैंकिंग स्पेस में। अगर ओवरऑल बैंक निफ्टी को कंपेयर करें ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, तो देखेंगे तो यहाँ पर एक लीडरशिप पोजीशन है। रेशियो एनालिसिस के हिसाब से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं वो करीबन 1150 के देखे जा सकते हैं कंजर्वेटिवली। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर आपको 1035 का लगाना होगा। रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर अपीलिंग है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक की। मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सौरभ जी, इस समय एक डिबेट चल रही है कि क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग करें या इंडिया में ही इस समय मौके ढूंढें, क्योंकि हमारी मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली क्योंकि आप भी काफ़ी जाने जाते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए, तो इस समय आपका क्या व्यू होगा, क्या नज़रिया रहेगा इस समय करंट मार्केट सिनेरियो को देखकर? सूरज, मुझे दो अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं एंड टू एरियाज ऑफ डेंजर दिख रहा है, राइट? सो पहला अपॉर्चुनिटी है हमको जो दिख रहा है, इंडिया में क्वालिटी का इस साल अच्छा कम बैक हो रहा है, राइट? तो 4 साल बेधड़क पिटाई हुई थी क्वालिटी की। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, वैसे स्टॉक्स की 4 साल इंडिया में पिटाई हुई थी। 2026 में अच्छी रिकवरी दिख रही है क्वालिटी में, वैल्यूएशन भी वाजिब है, अर्निंग्स ग्रोथ भी करीबन हाई टीन्स में आ रही है, 17-18% अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। और क्वालिटी इन्वेस्टिंग का मेरे ख्याल से एक कमबैक इंडिया में लॉन्ग ओवरड्यू था, वो इस साल आ चुका है। जो दूसरा हमको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप्स इन यूरोप एंड अमेरिका करीबन 30 ईयर डिस्काउंट पे है। 30 ईयर का हाईएस्ट डिस्काउंट है बिटवीन स्मॉल एंड मिड कैप्स इन यूरोप एंड अमेरिका और वहां का लार्ज कैप। और अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे यूरोप अमेरिका में स्मॉल एंड मिड कैप्स का अर्निंग्स ग्रोथ, डॉलर में बात कर रहा हूँ, 16-17% दिख रहा है। वैल्यूएशन 15-16 पी है। सो मिड कैप्स एडवांस्ड मार्केट्स में, डेवलप्ड मार्केट्स में, और हमारे देश में क्वालिटी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, ये दो मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। खतरे की घंटी बज रही है मैक्स 7 के लिए, वहां वैल्यूएशन मुझे स्ट्रेच लग रहा है। और बैक इन इंडिया आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे 30-40 पी पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। अंडरलाइंग ईपीएस ग्रोथ उतनी नहीं है। ओके, तो फिर इस समय अप्रोच क्या रखें? मतलब आपने थ्रेट और अपॉर्चुनिटी बता दी, इस समय कहाँ पर पैसा लगाएं? फ्रेश पैसा अगर लगाना है तो भारतीय मार्केट में। सो अगर मैं एसेट एलोकेशन के नजरिए से देखूं, हमारी जो सलाह रहती है हमारे क्लाइंट्स को कि इक्विटी एलोकेशन का 1/3 वेस्टर्न वर्ल्ड में कीजिए, इंक्लूडिंग ईस्ट एशिया, और 2/3 इंडिया में रखिए, राइट? मेरे केस में 50-50 है, बट मैं थोड़ा ज्यादा वेस्ट में एक्सपोज्ड हूँ, बट 1/3 वेस्ट, 2/3 इंडिया, मेरे ख्याल से वो एसेट एलोकेशन लॉजिकल एक्विटीज के नजरिए से देखे तो। और स्पेसिफिकली इंडिया में मुझे क्वालिटी चीप लग रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ जिस प्रकार से मुझे एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन, पीडिलाइट, डिवीज लैब, जिस प्रकार से अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी क्वालिटी स्टॉक्स में दिख रही है हमको, उसके मुकाबले वैल्यूएशंस, एज आई वाज सेइंग, 5 साल में पिटाई हुई है, इसलिए वाजिब दाम में उपलब्ध है। सो निफ्टी के अंदर अगर लार्ज कैप के अंदर बात करें, इंडेक्स इटसेल्फ 16-17 पी पे है। इंडेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ कुछ खास आएगी नहीं। आई डोंट थिंक निफ्टी की 1Q में या इवन सेकंड क्वार्टर में कुछ खास अर्निंग्स ग्रोथ बैठेगी, बट क्वालिटी की अर्निंग्स ग्रोथ 16-17-18% आ रही है। स्ट्रॉन्ग पिकअप रहा है लास्ट 4-5 क्वार्टर में अर्निंग क्वालिटी कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ में,
और उसके मुकाबले क्वालिटी सस्ती है। रणनीति की तरफ से अगर देखें तो क्वालिटी में एलोकेशन बढ़ाना जायज़ है, लॉजिकल है इंडिया में। क्वालिटी का जिक्र आपने करा, देखिए अब तक की इस बातचीत में काफ़ी किया। सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बीते एक महीने में एक डिस्कशन और हुआ है। लास्ट 5 जून से एआई स्टॉक्स का कोलैप्स और चिप स्टॉक्स का कोलैप्स शुरू हुआ 5 जून के आसपास से। पहली बार ये रैली इतनी चैलेंज हुई है ना। मीनवाइल निफ्टी आईटी का बिल्डअप, इस पूरे दौर में निफ्टी आईटी सिंक होता रहा। अभी ये क्रॉस कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है, और टीसीएस के नंबर्स आए, इस पर आपका कमेंट? हाँ जी, तो 2 अलग-अलग पहलू हैं एआई के डिबेट के। पहला है अंडरलाइंग एआई का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे, और दूसरा है वैल्यूएशंस का जो बहस है। वैल्यूएशंस की बहस में मेरे ख्याल से आंसर काफ़ी क्लियर है। एआई स्टॉक्स जो मैक 7 स्टॉक्स हैं, जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं, मेमोरी स्टॉक्स हैं, उनके वैल्यूएशंस एक्सेसिव लग रहे हैं हमको। इस साल जनवरी से लग रहे थे। हम अंडरवेट चले गए थे जनवरी में एआई सेमीकंडक्टर स्पेस के ऊपर। सो 45% ऑफ S&P 500 इज नाउ एआई सेमीकंडक्टर। उसके मुकाबले हमारे पोर्टफोलियो का केवल 30% इज एआई सेमीकंडक्टर, राइट? तो वैल्यूएशंस का बहस मेरे ख्याल से हमारी जो सोच है कि महंगे हैं एआई स्टॉक्स, चेतावनी बरतनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है इकोनॉमी पे इम्पैक्ट। वो मेरे ख्याल से करारा रहेगा। हमने ब्रेक पॉइंट किताब में समझाया है कि जॉब लॉसेस का माहौल बरकरार रहेगा, और टीसीएस के रिजल्ट्स पे भी इसका असर दिख रहा है। टीसीएस के रेवेन्यूज देखिए, एआई वाले रेवेन्यूज करीबन 15% भागे, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ केवल 5% थी। दैट मीन्स नॉन एआई रेवेन्यू टीसीएस का श्रिंक हो रहा है। मेरे ख्याल से 5-6% से टीसीएस का नॉन एआई रेवेन्यू श्रिंक हो रहा है। और सिंस मेजॉरिटी ऑफ टीसीएस की रेवेन्यू नॉन एआई है, ये जो ड्रैग रहेगा, राइट, कि नॉन एआई रेवेन्यू नॉन एआई धंधा टूटता रहेगा, वो ड्रैग मेरे ख्याल से हमारे मोस्ट आईटी सर्विसेज स्टॉक्स के ऊपर वो ड्रैग बरकरार रहेगा कि एआई तो आगे भाग रहा है, बट आपका जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो पीछे जा रहा है, राइट? उसका जॉब लॉसेस के ऊपर इम्पैक्ट है, आपके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट है। 4-5% रेवेन्यू ग्रोथ में मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होल्डिंग अ लॉट ऑफ आईटी इन माय इंडियन पोर्टफोलियो। थोड़ा सा बाजार के अलाइनमेंट की बात करते हैं। ये लगभग आप समझिएगा कि 24 के अंत से हम एफआईएस का एग्जिट देख रहे हैं। सीरियस एग्जिट था, कैश में, इंडेक्स में काफ़ी शॉर्ट रहे थे। काफ़ी समय बाद, जब मैं स्पेशली जिस टाइम फ्रेम का जिक्र कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने से उनकी बाइंग एफर्ट्स विजिबल है, उनकी पोजिशनिंग डेरिवेटिव्स में थोड़ी सी अगर आप देखें अच्छी लग रही है। ऐसे में क्योंकि आपका निवेश बैंकों में भी है, निजी बड़े बैंकों में, अलाइनमेंट आपका बैंकों में कैसा लग रहा है? और जिस प्रकार की क्वार्टरली अपडेट्स आए, अभी तो नंबर ड्यू है, जो दिए हैं उन्होंने 16% की अगर आप देखें डिपॉजिट और डिस्बर्समेंट ग्रोथ, आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त पीएसयू, ये प्राइवेट बैंक्स पे, मेजर प्राइवेट बैंक्स पे? तो क्वालिटी कमबैक का थीम्स बैंक में भी दिख रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स पे, जैसे आपने सर ठीक बोला, प्राइवेट बैंक्स पे तो मुझे लग रहा है अच्छे प्राइवेट बैंक्स में हाई टीन्स की ईपीएस ग्रोथ की भी संभावना है 1Q में। बट पीएसयू बैंक्स जो 3-4 साल बढ़िया चले थे, पीएसयू बैंक्स में वो अब जोश नहीं दिख रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ में उनकी दिक्कतें अब सामने आ रही है बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट में। उस प्रकार से पीएसयू बैंक ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं जो वो 21, 22, 23 में दिखा रहे थे। सो क्वालिटी कमबैक की स्टोरी प्राइवेट बैंक्स में भी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है वर्सेस पीएसयू बैंक। एंड आई थिंक ये पूरा ब्रॉडर इकोनॉमी का भी स्टोरी क्वालिटी कमबैक है, व्हिच इज व्हाई आप सटीक बोल रहे हो, विदेशी इन्वेस्टर वापस आ रहा है, उसको निवेश करना है इंडियन क्वालिटी में। मेरी एक विनती है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 2018 तक इंडिया एलटीसीजीटी चार्ज नहीं करती थी। 2018 में एलटीसीजीटी 10% पे लाया गया, 2024 में इसको 12.5 कर दिया गया। हमारा देश दुनिया का इकलौता मार्केट है जो विदेशी निवेशक पर इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स चार्ज करता है। यूएसए नहीं करती, यूके नहीं करती, साउथ ईस्ट एशिया के बड़े मार्केट नहीं करते। अगर हम विदेशी निवेशक के ऊपर इक्विटी सीजीटी हटा दें, मुझे लगता है दबा के विदेशी पैसा इंडियन मार्केट में वापस आएगा। चलिए, जो मेरा अगला सवाल है ना आपसे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मुझे एक और चीज़ अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी कि मैं एआई को कितना ट्रस्ट करूं। आपने पिछले कुछ समय में क्या ये 3 स्टॉक्स नैटको फार्मा, गोदरेज एग्रोवेट और यूरेका फोर्ब्स, इनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है? और अगर हाँ, तो क्या रैशनल रहे उनके?
तो तो एआई की खूबी क्या है अनुज की एआई हमेशा कंसिस्टेंट एक स्टोरी देता है। वो स्टोरी कभी सच होता है, कभी कभी लेस देन सच होता है। तो नेटको हमारे पोर्टफोलियो में है, अलग-अलग पोर्टफोलियोज़ में नेटको में हम पोज़ीशन बना रहे हैं। हमको अच्छी लग रही है कंपनी, सस्ते में मिल रही थी, 2-3 महीने पहले तो बहुत सस्ती थी। अभी भी मेरे ख्याल से गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी स्टॉक सस्ती मिल रही है। दूसरे जो दोनों स्टॉक्स का ज़िक्र किया राइट, उसमें हम शेयर होल्डर थे, 2 साल शेयर होल्डर थे, बट वो स्टॉक महँगे हो गए राइट? वो जो स्मॉल कैप रैली जो चलती रही उसमें वो महँगे हो गए। सो करीबन 6-8 महीने पहले इन दोनों स्टॉक से अनुज हम निकल आए। बट नैटको में हम लास्ट 6-8 महीने में एक्चुअली पोज़ीशन बढ़ाई है हमने। सौरभ जी, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल की डिस्कशन में आपने एक बड़ी अच्छी बैट ली थी। आपने डायग्नोस्टिक स्पेस में कुछ स्टॉक्स स्क्रिप्ट्स लोकेट किए थे, है ना? सो फार मेरे ख्याल से कल तक भी ये इंडेक्स निफ्टी हेल्थ केयर ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अभी हेल्थ केयर पे, डायग्नोस्टिक्स पे, हॉस्पिटल्स पे आपका व्यू क्या कह रहा है? तो देखिए ये वाली जो स्पेस है ये हमको अट्रैक्टिव लगती है 2 अलग-अलग वजह से। पहला तो अगर इंडिया के अंदर देखें, भारत सरकार पुल बैक कर रही है प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। सरकार बोल रही है कि हम आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का को सपोर्ट करेंगे, बट पब्लिक को अपना हेल्थ केयर खुद संभाल लेना है। तो ज़ाहिर है वैसे माहौल में वो डायग्नोस्टिक्स, फार्मा, हॉस्पिटल्स ये पूरा स्पेस आगे बढ़ता रहेगा और इसमें हमारी सिग्निफिकेंट निवेश बनी बनी रहेगी। जो एक्स्ट्रा डायमेंशन जो मुझे आते दिख रहा है, जैसे-जैसे रुपी 100 की तरफ जाएगी, रुपी कमज़ोर होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे और साइन होंगे, ईयू के साथ हो चुके हैं, उम्मीद है अमेरिका के साथ भी होगा। तो फार्मा और एपीआई स्पेस को एक एक्सपोर्ट में और एक छलांग मिलेगी, राइट? चाइना प्लस वन प्ले एक्सपोर्ट में बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो फार्मा में और एक किकर है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दिशा में भी जाएंगे और हम ढूंढते रहते हैं मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज जो दोनों डोमेस्टिक और विदेशी स्टोरी को खेल पाए, उसमें थोड़ा सा काम कर रहे हैं। बट डोमेस्टिक हेल्थ केयर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा, एपीआई बड़ा स्टोरी है, आने वाले साल में मेरे ख्याल से अच्छा करेगा। ये केमिकल स्पेस में आपके पास पहले कुछ स्टॉक्स हुआ करते थे जैसे नियोजेन और विनती, अभी भी हैं क्या? और इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? देखिए कोशिश तो करते रहते हैं, वो दोनों नेम जो आपने लिए उन्होंने शायद उस पे नहीं, बट हम अलग-अलग स्पेस पे कोशिश करते रहते हैं। बट चाइना का डंपिंग अभी भी तोड़-फोड़ है। बोथ यूरोपियन मार्केट में चाइना माल ठोक रहा है, इंडिया में प्रवेश करता रहता है। सो हमारे देश के केमिकल कंपनीज के लिए चाइना के साथ टक्कर देना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कोविड में जो 2 साल डिसरप्शन हुई थी, वहाँ पे हमारे कंपनीज को इन अ वे शेल्टर मिल गया था। चाइना के पिटाई से शेल्टर मिल गया था। बट उसके बाद से बेधड़क डंपिंग चली है चाइना की। हमारे डोमेस्टिक कंपनीज एंटी डंपिंग ड्यूटी एडीडी का प्रोटेक्शन मांगते रहते हैं, बट वो धीरे-धीरे आती है। सो इसलिए केमिकल्स पे अभी भी हमारी कॉशियस स्टांस बरकरार है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एफटीए के बदौलत, करेंसी टूटने के बदौलत हम खोजते रहते हैं अच्छे केमिकल स्टॉक्स को। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, बाजार की प्लेसमेंट पे और एक तुलना ग्लोबल मार्केट से भी आपने करी और क्वालिटी शब्द वो अवेलेबल है मार्केट में, उसको चेस करने का वक्त है। ये आपकी राय आज की इस डिस्कशन की। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखिए आपने। मार्केट से डे हाई और निफ्टी करीब करीब 24,211 पर, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 58,000 का जो क्लस्टर है ना उसको हिट करने की तैयारी करता हुआ। हमारे साथ अब आशीष चतुर्मोता जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए जेम फाइनेंशियल से। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, मार्केट स्टे हाई पर और वो एक दिन का सिंक था, है ना, बाजार कोलैप्स हुआ उस जियोपॉलिटिकल टेंशन पे, लेकिन 2 दिन में हमने रीबिल्ड एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी खासी करी। बैंक्स और आईटी दोनों ही जिसे कहते हैं ना पिलर्स मजबूत अच्छा कर रहे हैं। आपका टेक मार्केट्स पे और अभी इस वक्त चेज क्या कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि वोलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी बनी, ऑलमोस्ट 29-30% का जंप विक्स में हमें देखने को मिला। पर उसके बावजूद भी जो एक अच्छी बात थी वहाँ थी रुपया की जो स्टेबिलिटी वो बरकरार रही और क्रूड
की जो एक अपसाइड आई, पर उसके बाद कहीं ना कहीं क्रूड भी एक साइडवेज ट्रेंड में गया, और हमें लगता है कि बाजार कहीं ना कहीं अब बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरे माहौल को के अंदर में एक रेजिलियंस शो कर रहा है, और क्लियरली वो रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके हाई बीटा स्पेस के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि स्मॉल मिड कैप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आपने देखा कि स्मॉल मिड कैप की रिकवरी पिछले 2 दिनों में बहुत शानदार रही, जो क्लियरली बता रहा है कि बाजार की रिस्क एपेटाइट काफी इंप्रूव हो चुकी है। जहां तक कि लीडर्स का सवाल है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बैंकिंग और आईटी दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली, बट बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी की मैं बात करूं तो यहाँ हमारा बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि चाहे अगर से हम एनबीएफसी की बात करें तो वहां पर पे हम देख रहे हैं, चाहे अगर से हम गोल्ड लोन की बात करें या ऑटो फाइनेंशियल्स की बात करें या इवन फॉर दैट मैटर अगर से हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें, तो ये एक बहुत साइकिल जो थी वो बहुत प्रेशर में थी, और उसके बाद अब ये स्टॉक्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। जैसे मैं श्रीराम की बात करूं तो 2.2 टाइम 2.3 टाइम प्राइस टू बुक पे एक स्टॉक जो 15-16% की आरओई जनरेट कर रहा है, बहुत ही एक प्रॉमिसिंग बेट नजर आता है। उसी तरह से हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर में भी करेक्शन आया, बट मन्नापुरम जो है वो कंटिन्यूसली नए हाई बना रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार बहुत अच्छी रेजिलेंस शो कर रहा है। तो हमें लगता है कि एनबीएफसी जो स्पेस है वो बहुत प्रॉमिसिंग नजर आता है। दूसरा हमें लगता है सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी, तो हमें देखना है कि जहां पर पे ग्लोबल इनोवेटर्स इंडिया के साथ बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं, और हमारे पे उनका भरोसा, चाहे वो आईपी को लेकर के हो चाहे टैलेंट को लेकर के वो अच्छा है, तो वहां पर लॉन्जिविटी ऑफ अर्निंग्स काफी बनेगी, और वहां हमें लगता है नवीन फ्लोरिन, साई लाइफ, लॉरस या इवन फॉर दैट मैटर एंथम जैसे कई कंपनीज जो हैं वो सीडीएमओ के अंदर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और मार्केट इनको बहुत अच्छी तरह से रिवॉर्ड करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपके लिए कुछ स्टॉक्स पर व्यू। आशीष, गुड मॉर्निंग। ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त हलचल है, कोई रेडर में है आपके? बिल्कुल अनुज, तो यहाँ पर पे अडानी एंटरप्राइजेस पे भी हम काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर पे डीमर्जर की जो स्टोरी बनेगी इवेंचुअली वो वैल्यू अनलॉकिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि काफी बिजनेसेस, चाहे डेटा सेंटर की हम बात करें या हम एयरपोर्ट्स की बात करें या हम दूसरे भी जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, वो सभी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में आते हैं, और इन सब के अंदर में बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। तो हमें लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी देखने को नजर आ सकता है। और सेकंड क्या, डायनामिक के तौर पे आपने देखा था कि बीच में जो इशू थे रिलेटेड टू यूएस, वो कहीं ना कहीं अब बहुत हद तक सॉल्व हो चुके हैं। तो पिछले 3 सालों में ये स्टॉक बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में था। ना सिर्फ ये, पूरा अडानी ग्रुप एक्सेप्ट अडानी पोर्ट सभी स्टॉक्स काफी प्रेशर में थे। अब ये प्रेशर कहीं ना कहीं हमें लगता है शॉर्ट कवरिंग इनके अंदर अच्छी देखने को नजर आ रही है, और अब इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर जैसे स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि अडानी पावर भी अपनी जो कैपेसिटी है उसको आने वाले 3 सालों में, पावर की कैपेसिटी को 3 से 4 सालों में डबल करने की तैयारी कर रहा है, और थर्मल एक बहुत बड़ा केपेक्स इंटेंसिटी वहां पर पे देखने को नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि ये पूरा स्पेस, ये पूरा ग्रुप काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। उसमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर, ये 3 स्टॉक हमें काफी पसंद आते हैं। शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए, अपने व्यूज़ देने के लिए स्टॉक्स पे और इंडिसेस पे। अब एक काम करते हैं, चलते हैं आशीष के पास एक बार फिर से। मुंबई का रियल एस्टेट बाजार, लग्जरी हाउसेस, जो ये लग्जरी हाउस सेगमेंट है ना, इसमें ताबड़तोड़ तेज़ी आ रही है। क्यों, क्या है विषय? सेल्स नंबर्स भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आशीष। आशीष, कुछ लिया गया? देखो, जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो 20 से 50 करोड़ के बीच में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी तो सिर्फ हम सालों साल ट्रैक ही कर रहे हैं, लेकिन क्या गजब की डिमांड है। और इनफैक्ट मुंबई तो देखिए एज ए रियल एस्टेट मार्केट बड़ा खास है, लेकिन इस मार्केट की खास बात है कि जितनी महंगी प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। और साल के पहले जो 6 महीने में डिमांड यहाँ पर देखने को मिली बड़ी ज़बरदस्त है। और वैसे भी माना जा रहा है कि Q1 जो बाकी की रियल एस्टेट कंपनीज हैं, इन सब के लिए एक लॉन्च ड्रिवन होगा, जो कि प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में लॉन्चेस थोड़े फीके पड़े थे, तो इस बार आप देखें तो एक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे खास खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो डिमांड है, डिमांड बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिली है, और साल के पहले 6 महीने में आप देखें तो ये जो 20 से लेके 50 करोड़, यानी ये जो लक्स कैटेगरी है, लग्जरी कैटेगरी है, यहाँ पर घर बहुत ज़्यादा बिके। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो 73% का सर्ज है, तकरीबन 214 यूनिट, ये मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, 214 यूनिट बिके हैं। लेकिन कुछ अल्ट्रा नीश, अल्ट्रा लक्स भी लोग हैं, तो वो 50 करोड़ से जो ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें पिछले साल के मुकाबले 32% की बढ़त है, और ये सिर्फ 23 यूनिट बिके हैं। लेकिन सर्ज आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 32% का है, यानी महंगा घर
तो ज़्यादा डिमांड यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महंगे घर बिक रहे हैं। वैसे मुंबई में तो क्या है ना, 2 करोड़ से नीचे तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1 से लेके 5 करोड़ तक की कैटेगरी में भी जो ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव है। और 2026 में अब तक आप देखें तो तकरीबन 47,355 यूनिट की बिक्री हुई है और सिमिलर लॉन्चेस भी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन MMR रीजन जो है, क्योंकि मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं ये भी काफ़ी हद तक डेवलप कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पाइलअप हो गया, इतने ज़्यादा लॉन्चेस हो रहे हैं, कैसे बिक्री होगी। तो इसके लिए अनसोल्ड इन्वेंट्री एज अ डेटा ट्रैक किया जाता है। अब खास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है ये 4% घटी, यानी मुंबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है ये सबसे हॉट है, सबसे बजिंग है। और आज कहीं ना कहीं आपको ये एक्शन जो इंडेक्स है इसमें भी नजर आएगा। निफ्टी रियल्टी की चर्चा भी हमने की थी, स्लाइड गेन्स के साथ कारोबार कर रहा है। ऑलराइट आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं और बाकी तो खैर क्या ही करेंगे। और इस पर ना मुझे वो एक जोक याद आता है। एक बार कोई एक इंसान मुंबई आता है, वो पहली बार उसने इतनी हाई राइज बिल्डिंग देखी होती है, तो वो ऊपर फ्लोर गिन रहा था, तो वहाँ पर एक बदमाश होता है, पूछता क्या कर रहे हो? बोले कि फ्लोर गिन रहा हूँ। बोले पता है मुंबई में फ्लोर गिनने के पैसे लगते हैं। कितने फ्लोर गिने तुमने? उसने बोला 20 फ्लोर। बोले तो 2,000 रुपये दो। उसने 2,000 रुपये दिए, वो चला गया। बोला थैंक गॉड मैंने तो 100 फ्लोर गिन लिए थे, मैंने उसको 20 ही बोल दिया, तो मेरा पैसा बच गया। लेकिन यहाँ पर सच में अगर देखेंगे, और ख़ास तौर से जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ तो सिर्फ हाई राइज हैं और 100 फ्लोर की बिल्डिंग्स बन रही हैं अब। खैर एनीवे, चलिए लग्जरी प्रोजेक्ट्स और 150 करोड़ के फ्लैट्स। मुंबई में एक बिल्डिंग बन रही है वर्ली सी फेस पर, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं। खैर इस शो को यहीं समेट लेते हैं, वरना थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाएगा हमें। और इस शो के बाद कंचन के साथ जुड़िएगा ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए।